तो फेज 5 का पहला मूवी जितना ज्यादा खतरनाक था उससे कई ज्यादा खतरनाक था उसका पोस्ट क्रेडिट सीन, जो काफी हद तक एवेंजर्स के पहले मूवी में थैनोस की इंट्रोडक्शन से काफी ज्यादा सिमिलर था। और हम फैंस की हालत वैसी ही हुई जैसे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच का टाइम गैप हो, क्योंकि हमें कोई अंदाजा नहीं कि अगले कुछ सालों में हम मार्वल में क्या कुछ विटनेस करने वाले हैं, और जिसका शुरुआत हुआ था सिर्फ एक टीवी सीरीज लोकी के वजह से, और आगे चलकर ये कनेक्ट हुआ एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन से। तो आज मैं करने वाला हूँ एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन को एक्सप्लेन। और पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में इस फिल्म से जुड़े मेजर स्पॉयलर्स होंगे, तो अपने हिसाब से थोड़ा देख लेना। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरे फिल्म में कैंग का सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि उन टाइमलाइंस को मिटा देना जिसको उसके बाकी के वेरिएंट्स ने बनाया है। अब वो वेरिएंट्स कौन है और उनका काम क्या है इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब जो ये वाला कैंग क्वांटम रियल में फंस चुका था, इसका भी रीजन कैंग के बाकी के वेरिएंट्स है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कैंग उनके लिए बाद में कोई प्रॉब्लम खड़ी करे। तो वो कैंग कौन था ये फिल्म के मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाएगा, जिसमें एक था रामाटूट, दूसरा था स्कारलेट सेंचुरियन और तीसरा था इमोर्टस। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनके ओरिजिन के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम रामाटूट की बात करें तो रामाटूट भी कैंग का एक दूसरा वेरिएंट होता है जो अर्थ 6311 से बिलोंग करता है। तो बाकी के कैंग वेरिएंट्स की तरह ही कैंग का ये वेरिएंट भी टाइम में ट्रैवल करता है और टाइम में बहुत ज्यादा पीछे जाकर एंशिएंट इजिप्ट में पहुंचता है, जहाँ पे अपने एडवांस टेक की मदद से वहाँ पे राज करना शुरू कर देता है और खुद का नाम देता है रामाटूट। और कैंग का ये वाला वेरिएंट रामाटूट फैंटास्टिक फोर का बहुत बड़ा विलन है। और जब कुछ टाइम बाद फैंटास्टिक फोर भी कैंग का पीछा करते हुए एंशिएंट इजिप्ट में पहुंचता है, तब इनके बीच एक घमासान फाइट होता है, जिसको पूरी तरह से हारने के बाद रामाटूट टाइम में भाग जाता है और फ्यूचर में पहुंचता है, जहाँ पे वो बनता है कैंग द कॉन्करर। अब इसके बीच में स्कारलेट सेंचुरियन की कहानी भी सेट है। तो दरअसल जब रामाटूट एंशिएंट इजिप्ट से भागता है तब वो एक टाइम स्टॉर्म में फंस जाता है और अचानक से वो अर्थ 616 में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो मिलता है डॉक्टर डूम से और अपना नाम रख लेता है स्कारलेट सेंचुरियन। और कैंग का ये वाला वेरिएंट इतना ज्यादा हरामी था कि ये मल्टीवर्स के एवेंजर्स के बीच भी फाइट करवा देता है। और अगर इसके बाद में इमोर्टस के बारे में बात करूँ तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि कैंग जब हजारों सालों की लड़ाई से बोर हो चुका था, तब कैंग को टाइम कीपर्स अप्रोच करते हैं और टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय करने के बदले उसे प्रिजर्व करने के लिए एक डील देते हैं, जिसके बदले उसे मिलेगा इमॉर्टलिटी। तो इसके बाद कैंग इस डील को एक्सेप्ट करता है और उसका नाम होता है इमोर्टस। तो फिल्म में जैसा हमें दिखाया गया तो ये लोग मल्टीपल यूनिवर्स के टाइमलाइन को एक दूसरे से कोलाइड करवाना चाहते हैं, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि इनकर्जन को अंजाम देना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे कॉमिक बुक की बात करूँ तो कॉमिक में बियॉन्डर्स नाम का एक कॉस्मिक एंटिटी होता है जो मल्टीवर्स को खत्म करने के लिए इनकर्जन करवाता है, जो आगे चलकर सीक्रेट वॉर्स वाले स्टोरी लाइन को सेटअप करता है। पर यहाँ पे इन लोगों ने बियॉन्डर्स के साथ कैंग के 3 वर्जन्स को रिप्लेस किया है, जो कि मेरे ख्याल से कैंग के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स होंगे, जिसमें स्कारलेट सेंचुरियन शायद सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि बाकी 2 कैंग वेरिएंट्स उसके ऑर्डर को फॉलो भी करते हुए हमें दिखते हैं। तो दरअसल इन 3 कैंग्स ने मल्टीवर्स में जो भी कांड किया था उसको एंटमैन 3 वाला कैंग ठीक करने की कोशिश करता है, उस इनकर्जन वाले यूनिवर्स को खत्म करके। तो इसीलिए बाकी के कैंग्स ठीक करते कि उसे एक ऐसी जगह भेज देने की जहाँ से वो कभी वापस ना आ सके, तो इसीलिए वो लोग उसे क्वांटम रियल में भेज देते हैं। तो मिड क्रेडिट सीन के पहले शॉट में हम कैंग के 3 बड़े बड़े स्टैचू को देखते हैं और ये मोस्ट प्रोबेबली यही 3 कैंग्स की होंगी। तो इसके बाद वाले सीन में हम कई हजार लाख करोड़ कैंग्स को एक साथ देखते हैं काउंसिल में। अब फिर से मैं यहाँ पे कॉमिक बुक की बात करूंगा। तो कॉमिक में कई बार ऐसे काउंसिल ऑफ कैंग्स नाम का इवेंट हुआ है। तो बेसिकली कैंग के सारे वेरिएंट्स एक साथ आते हैं जब उन लोगों को कोई चीज अंजाम देनी होती है, और यहाँ पे हम इनकर्जन करते हुए साफ देख पाते हैं। तो यहाँ पे इतने सारे कैंग इसी वजह से आए हैं। तो इसके बाद आता है इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जो कैंग के और एक वेरिएंट विक्टर टाइमली को इंट्रोड्यूस करता है। तो बेसिकली विक्टर टाइमली कैंग का एक दूसरा वेरिएंट होता है जो एक इन्वेंटर होता है, और वो भी टाइम ट्रैवल कर टाइम में पीछे आकर विस्कॉन्सिन में अपना एक इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करता है। और टेक की नॉलेज में बहुत ज्यादा एडवांस होने की वजह से वो यहाँ पे एक फैक्ट्री भी ओपन करता है, और ये सब वो इसीलिए करता है क्योंकि वो यही से इस यूनिवर्स को कॉन्कर करना चाहता है। और लोकी के सीजन 2 में मेन विलेन यही होगा। और इसके बाद वाले सीन में हम लोकी और मोबियस को एक साथ देख पाते हैं, जहाँ पे लोकी को ये पता होता है कि ये कैंग का एक दूसरा वेरिएंट होता है, पर मोबियस को नहीं, जिससे ये चीज क्लियर हो जाता है कि सीजन 2 वही से शुरू होगा जहाँ पे सीजन 1 एंड हुआ था। इसका मतलब लोकी को खुद नहीं पता कि वो कौन सी यूनिवर्स में है, और बाकियों को ये नहीं पता कि क्या आने वाला है। तो दोस्तों ये था वीडियो एंटमैन 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन के एक्सप्लेनेशन के ऊपर। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।